आज एक नए थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। इनको वेस्टर्न थिंकर कहा जाता है, पाश्चात्य विचारक इनको कहा जाता है। राजनीति शास्त्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। थॉमस हॉब्स इनका नाम है, जिनका जन्म 1588 में हुआ था और 1679 में इनकी डेथ हुई थी। थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए इनको अंग्रेज दार्शनिक कहा जाता है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है लेवियाथन, जो कि 1651 में लिखी गई थी। इनके द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत सबसे पहले दिया गया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि राज्य का निर्माण एक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ है। थॉमस हॉब्स से पहले यूरोप के अंदर यह विचार प्रसिद्ध था कि राज्य का निर्माण किसी देवता के द्वारा किया गया है और देवता के द्वारा ही एक राजा को अपने प्रतिनिधि के रूप में धरती में भेजा गया है और उस राजा को कहा गया है कि आप देवता के बिहाफ पे लोगों के ऊपर रूल करेंगे। परंतु थॉमस हॉब्स के द्वारा इस पॉइंट को चैलेंज किया गया और कहा गया कि राज्य का निर्माण और राजा का निर्माण एक सामाजिक समझौते का परिणाम है, जिसमें लोगों के द्वारा आपस में मिलकर समझौता किया गया और राज्य का निर्माण किया गया। इसके साथ ही थॉमस हॉब्स के विचारों में हमें प्रभु सत्ता का विचार भी देखने को मिलता है। थॉमस हॉब्स से पहले प्रभु सत्ता के ऊपर बोलने वाले विचारक जीन बोदिन थे, परंतु उनके विचारों में सोवरेनिटी को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, क्योंकि जीन बोदिन के द्वारा प्रभु सत्ता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, जिन प्रतिबंधों को पूरी तरीके से थॉमस हॉब्स के द्वारा हटाया गया। अब थॉमस हॉब्स के द्वारा अपने कुछ विचार दिए गए हैं, उसी के बारे में आज के इस लेक्चर में समझेंगे। थॉमस हॉब्स के द्वारा व्यक्ति की प्रकृति को बुरी कहा गया है और कहा गया है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी है, गरीब है, घृणित है, पशु की तरह है और कुछ समय के लिए अल्पकालिक है, कुछ समय के लिए ही व्यक्ति रहता है। तो कुल मिला के उनके द्वारा व्यक्ति की जो नेचर है उसको नेगेटिवली प्रेजेंट किया गया है। अच्छा, इनके बाद के जो विचारक थे वह जॉन लॉक हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूं। तो जॉन लॉक के द्वारा क्या कहा गया था कि व्यक्ति की प्रकृति अच्छी है, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, परंतु थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति का स्वभाव बुरा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थॉमस हॉब्स के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को एक नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब उनके थॉट्स में ये नकारात्मकता कैसे आई, इसको भी समझना तो जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग देखे हैं। कुछ लोग हम देखते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं, जो हमेशा ही सकारात्मक बातें करते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर जो नकारात्मक बातें ज्यादा करते हैं। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि वो रियलिस्ट ज्यादा होते हैं, समाज की रियलिटी के बारे में वो ज्यादा बात कर रहे होते हैं। तो उस समय हमें देखने को मिलता है कि वह समाज की बुराइयों को उजागर कर रहे होते हैं, और फिर हमारे मन में भी एक थॉट आता है कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये हमेशा ही नकारात्मक बातें करता रहता है। और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है जो हर बात पे ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, यदि उसके साथ कोई बुरा भी करता है तब भी उसका दृष्टिकोण सकारात्मक ही है। तो ये जो व्यक्ति का नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है, इसके भी कुछ कारण होते हैं, और जरूर थॉमस हॉब्स का ये जो दृष्टिकोण बना है इसके कुछ कारण रहे होंगे। उनमें से एक कारण इनके जन्म से ही जुड़ा हुआ है। अब थॉमस हॉब्स के ये विचार क्यों बन पाए हैं, इसके लिए थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, उनके बचपन को देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में हुआ था, और जिस समय उनका जन्म हुआ था तो उस समय ये यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम आपको दिख रहा है और ये स्पेन आपको दिख रहा है। अब स्पेन की जल सेना के द्वारा इंग्लैंड के ऊपर उस समय अटैक किया गया था, और जब ये स्पेन की जल सेना इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर रही थी तो एक डर का माहौल इंग्लैंड के अंदर बन गया था, और उसी डर के माहौल में इनकी माता की डिलीवरी समय से पूर्व हो गई। तो उस दौरान समय से पहले ही इनका जन्म हो जाता है, और इसी के कारण कहा जाता है कि ऐसी एक स्थिति उस समय बनी थी उनके जन्म से ही कि वहां पर एक डर का माहौल था, और डर के माहौल में वहां पर लोग रियलिस्टिक ज्यादा हो जाते हैं, लोग व्यवहारवादी ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने डर दिख रहा है। वैसे तो हम जनरली जैसे हमारा जीवन गुजरता है तो उसमें हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज भी करते हैं, पर जब आपके सामने ही कुछ नेगेटिव चीजें हो रही होती है तो उससे बिना प्रभावित हुए व्यक्ति नहीं रह सकता। ऑब्वियस सी बात है कि उनके जन्म के कुछ सालों तक भी वहां पर डर का माहौल बना रहा होगा, तो इसी डर के माहौल में उनकी परवरिश होती है, तो इसके कारण उनके ऐसे विचार बन जाते हैं जिसमें वह मानव की प्रकृति को नेगेटिव देखते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि मान लीजिए कि आपके चारों ओर लोग लड़ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, कहीं पे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, रेप्स हो रहे हैं। सो उस स्थिति में यदि आप लोगों को देखेंगे, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं,
तो तब हम उस चीज से प्रभावित होते हैं और हम कभी भी उस समय आइडियलिस्टिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते। उस समय हम रियलिस्टिक होते हैं कि इंसान की नेचर कैसी है, इंसान के अंदर तो बहुत बुराई भरी पड़ी है। तो लाइक वाइज उस समय की इंस्टांसेस ने थॉमस हॉब्स को बहुत प्रभावित किया, इसलिए उनके विचार ऐसे बन जाते हैं। इसीलिए एक यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि थॉमस हॉब्स ने डर को अपना जुड़वा भाई कहा है, भय को अपना जुड़वा भाई कहा है। और उसी के साथ थॉमस हॉब्स के द्वारा, क्योंकि इनके बाद के जो विचारक थे वह लोक थे, लोक के द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की बात करी गई है। परंतु जो थॉमस हॉब्स थे, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ये लोक से पहले के विचारक थे और इनके द्वारा निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया है। अब थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम के शिक्षक थे। इंग्लैंड में जो चार्ल्स प्रथम थे वह इंग्लैंड के राजा थे, तो इसलिए वह चार्ल्स प्रथम के शिक्षक होने के नाते इनके द्वारा बाद में राजतंत्र का समर्थन किया गया और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया है। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि उस दौरान एक डर का माहौल इंग्लैंड के अंदर बना हुआ था। स्पेन की जो जल सेना थी, जिसको आप नेवी कहते हैं, इसके द्वारा इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया गया। तो डर का माहौल पूरे इंग्लैंड में था और उनके जन्म के बाद भी वहां पर डर का ही माहौल रहता है। इस माहौल में उनका जन्म होता है, इसलिए उनके विचार मानव की प्रकृति को लेकर नेगेटिव बन जाते हैं कि इंसान बुरा ही है। क्योंकि लड़ाई की स्थिति वहां पर हमेशा ही बनी हुई थी, तो इसलिए उनको लगा कि ये स्थिति हमेशा ही रहती है। तो दैट इज वाई उनके विचार इस तरीके के बनते हैं। थॉमस हॉब्स के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी, बहुत सारे पॉइंट इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। पर यहाँ पर ब्रीफली इनके द्वारा क्या कहा गया उसको पहले जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, यहाँ जो मेरे साथ जुड़े हुए इन लेक्चर्स में जो स्टूडेंट हैं, उनको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक लेक्चर देखते हो तभी आप नेक्स्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में कह दी होती है। यदि आप अब थॉमस हॉब्स को समझना चाहते हैं तो जॉन लॉक वाला भी लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, जहाँ आपको वो क्लासेस लगवानी पड़ेगी। क्यों लगवानी पड़ेगी? क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट जो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा, एक तो मेरी एनर्जी वेस्ट होगी और दूसरा टाइम वेस्ट होगा। और जो रेगुलरली मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको लगेगा कि सर एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हैं। सो दैट इज़ वाई आपका हर लेक्चर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्राकृतिक अवस्था, इससे पहले हम जॉन लॉक को पढ़ रहे थे, उसमें मैंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। स्टेट ऑफ नेचर इसको इंग्लिश में कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था जहाँ पर कोई सरकार नहीं होती, जहाँ पर कोई कानून नहीं होता। जब राज्य नहीं बना था, जब सरकार नहीं थी, जब कानून नहीं थे, तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जिसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। अब प्राकृतिक अवस्था की बात जॉन लॉक के द्वारा भी करी गई थी और थॉमस हॉब्स भी प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। परंतु जॉन लॉक के द्वारा प्राकृतिक अवस्था को बहुत अच्छा बताया गया था और कहा गया था कि उस दौरान व्यक्ति स्वतंत्र थे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और उन सभी को प्राकृतिक अधिकार मिले थे। परंतु यदि हम दूसरी तरफ थॉमस हॉब्स की बात करें तो थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा जाता है कि उस अवस्था में मानव, प्राकृतिक अवस्था में मानव एकाकी था, गरीब था, घृणित था, पशुवत था, अल्पकालिक था। यानी कि व्यक्ति अकेला था। बेशक उसके चारों ओर बहुत सारे लोग थे, परंतु उसका जीवन अकेला ही था। किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था। व्यक्ति का जीवन बहुत बुरा था एंड घृणित था। दूसरों के प्रति व्यक्ति के अंदर नफरत थी और हर व्यक्ति को दूसरे के लिए नफरत थी। व्यक्ति का जीवन पशुवत था, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दया भावना नहीं थी। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन अल्पकालिक था, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे विश्वास नहीं करता था और कोई भी किसी को भी कभी भी धोखा देने और खत्म करने की पोजीशन में हमेशा ही रेडी रहता था। तो ऐसी स्थिति में भय, असुरक्षा और निरंतर संघर्ष का माहौल बना रहता था। यहाँ पर कोई भी किसका सगा नहीं था। तो ये इनके द्वारा प्राकृतिक अवस्था की बात करी गई है। इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति ऐसा क्यों था? थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया है कि व्यक्ति का व्यवहार स्वार्थी था। व्यक्ति हमेशा ही भय के अंदर रहता है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और शक्ति की लालसा रहती है। तो सिंपल सी बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति हमेशा ही एक स्वार्थी प्राणी है और वह ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति को अर्जित कर लेना चाहता है। शक्ति अर्जित करने के लिए उसको दूसरों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। और कोई व्यक्ति प्रतिस्पर्धा क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर डर होता है कि कोई दूसरे व्यक्ति उसको क्रश ना कर पाए। यदि वह शक्ति को हासिल नहीं करेगा तो दूसरे व्यक्ति उससे पहले शक्ति को हासिल कर लेंगे और उस व्यक्ति की फ्रीडम को क्रश कर देंगे। और शक्ति को हासिल करने के लिए व्यक्ति को दूसरों से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसे ही शक्ति हासिल करने के लिए मैदान में उतरता है
तो बाकी लोग भी शक्ति को हासिल कर रहे होते हैं, तो सभी का इंटरेस्ट फिर क्लैश करता है, तो उस समय में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मनुष्य हमेशा ही संघर्षरत रहते हैं। थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया कि जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था तो व्यक्ति का ये स्वार्थी स्वभाव, शक्ति अधिक से अधिक अर्जित करने वाला स्वभाव, डरा हुआ व्यक्ति दूसरों के साथ संघर्ष करता था, और उस समय किसी भी व्यक्ति के जीवन की कोई भी गारंटी नहीं थी, और उस समय व्यक्ति का जीवन एकाकी था, अकेला था, सोलिटरी, पुअर, गरीब था, घृणित, नास्टी, दूसरों के प्रति नफरत, पशुवत क्रूअल नेचर थी, गुस्से वाली नेचर थी, जानवरों जैसा व्यवहार था, दूसरों को खत्म करने की इच्छा उसके अंदर थी, और उसका जीवन अल्पकालिक था। ऐसी स्थिति में जब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खत्म कर देना चाहता है तो उस स्थिति में व्यक्ति का जीवन कम ही होगा, उसके जो उम्र होगी वो कम ही होगी, इसलिए अल्पकालिक शब्द यहाँ पे लिखा गया है। इसके आगे का पॉइंट आता है कि उस समय जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रह रहे थे, उनका जीवन एकाकी था, स्वार्थी था, एक डर का माहौल वहां पे बना हुआ था, तो वहां पर व्यक्ति के जीवन की कोई गारंटी नहीं थी कि क्या वह ऐसी स्थिति में एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता था। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि उस स्थिति में व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। एक डर का माहौल चारों तरफ बना हुआ था, हमेशा ही संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। इस प्रकार से डर के माहौल से बचने के लिए, शांति को हासिल करने के लिए व्यक्तियों के द्वारा एक समय पे आके ये सोचा गया कि यार इतने टाइम से हम संघर्ष कर रहे हैं, क्यों ना हम आपस में एक समझौता ही कर लें और किसी ऐसे व्यक्ति को अपना राजा बना दें जो ये सारी चीजें नोटिस करेगा कि कौन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो संघर्ष है, ये जो डर का माहौल है, एक शक्तिशाली राजा ही खत्म कर सकता है। तो लोगों के द्वारा आपस में समझौता किया गया। प्राकृतिक अवस्था की राजकता से बचने के लिए लोगों ने आपसी समझौते के तहत अपनी कुछ स्वतंत्रताएं त्याग दी। उसके बदले में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए संप्रभु सर्वोच्च शासक को सत्ता सौंपी। यह समझौता नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी और सरकार की नींव बना। अच्छा, इससे पहले हम जॉन लॉक के बारे में पढ़ रहे थे, उनके द्वारा दो समझौतों की बात करी गई। थॉमस हॉब्स के द्वारा केवल एक ही समझौते की बात करी गई है। उनके द्वारा कहा गया कि लोग उस स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था जिसका जिक्र थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया है, उससे दुखी होकर, क्योंकि वहां पर व्यक्ति के जीवन की कोई भी गारंटी नहीं थी, सभी लोग आपस में मिलते हैं और एक समझौता करते हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रताएं त्यागने को तैयार हैं और ये स्वतंत्रताएं हम एक शासक को दे देंगे कि वह हमारे साथ किसी भी तरीके का बर्ताव कर सकता है, परंतु उसके बदले में उसको हमारे जीवन की गारंटी देनी पड़ेगी और हमें सुरक्षा और व्यवस्था देनी पड़ेगी, यानी कि बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सुरक्षा जिसका वह राजा है। और ये समझौता जब किया गया तो समाज, नागरिक समाज और सरकार सभी का अस्तित्व एक साथ ही देखने को मिलता है। तो थॉमस हॉब्स का जो समझौता है वह एक ही समझौता है। दूसरी तरफ यदि हम जॉन लॉक की बात करें तो उनके द्वारा दो समझौते किए गए थे और दूसरे समझौते के द्वारा सरकार का निर्माण किया गया था, परंतु यहाँ पर थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया कि एक ही समझौता हुआ है और उसी में सब कुछ एग्जिस्टेंस में आ जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सर्वसत्ता, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। इनसे पहले एक विचारक हुए जीन बोधिन, उनके द्वारा भी प्रभुसत्ता के बारे में बात करी गई थी। और प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है? प्रभुसत्ता का मतलब यह है कि यह किसी राज्य का, किसी देश का ऐसा गुण होता है जिसमें कोई देश बिल्कुल स्वतंत्र होता है, जिसमें ना तो वह बाहरी रूप से किसी दूसरे देश के नियंत्रण में होता है और ना ही आंतरिक रूप में कोई संस्था इतनी पावरफुल होती है कि वह वहाँ के राज्य को पूरे तरीके से नियंत्रित कर पाए, जब वहाँ की सरकार को नियंत्रित कर पाए। उसी को हम सोवरेनिटी कहते हैं, उसी को हम प्रभुसत्ता कहते हैं। तो प्रभुसत्ता के बारे में जो बात करी गई थी जीन बोधिन के द्वारा करी गई थी, परंतु जीन बोधिन के द्वारा कहा गया था कि प्रभुसत्ता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। 2-3 प्रतिबंध उनके द्वारा कहे गए थे। कभी उनको पढ़ाने का अवसर मिलेगा तो डिटेल से उनके बारे में बताऊंगा। परंतु जब थॉमस हॉब्स के द्वारा प्रभुसत्ता की बात करी जाती है, उनके द्वारा जिस प्रकार से राजा को निरंकुश बना दिया जाता है, तो इनकी प्रभुसत्ता में हमें थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा देखने को मिलती है कंपैरेटिवली जीन बोधिन से। हॉब्स ने एक मजबूत केंद्रीकृत सत्ता, राजा या निरंकुश शासन का समर्थन किया। उनका मानना था कि एक सशक्त संप्रभु के बिना समाज अराजकता में लौट जाएगा। उन्होंने विद्रोह को अनुचित ठहराया क्योंकि यह समाज को फिर से अराजकता की ओर ले जाता है। तो थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया कि जब लोगों के द्वारा आपस में समझौता किया गया तो उनके द्वारा एक राजा को नियुक्त किया गया और कहा गया कि अब आप ही हमारे माई बाप हैं, आप ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, आप ही हमें सुरक्षा देंगे और इसके बदले में आपको पूरी पावर मिलती है।
इस समझौते में राजा दूसरा पक्ष नहीं था, यानी कि सभी लोगों के द्वारा आपस में समझौता किया गया। इसमें ऐसा नहीं था कि एक तरफ लोग थे तो दूसरी तरफ राजा था। लोगों ने बोला कि हम आपस में समझौता करते हैं, ये राजा हमने बना दिया है, इसको हमने सारी शक्तियाँ दे दी हैं, इसको सारे अधिकार दे दिए हैं, हमारे ऊपर किसी भी तरीके से रूल करे, परंतु हमें सुरक्षा दे, हमें लॉ एंड ऑर्डर हमारी टेरिटरी के अंदर मेंटेन करे और बाहरी आक्रमणों से हमारा रक्षा करे। और राजा को इतनी ज़्यादा शक्तियाँ देने का क्या औचित्य था? राजा को इतनी शक्तियाँ देने का औचित्य ये था कि यदि राजा को शक्तियाँ नहीं दी जाती हैं इतनी, तो फिर से अराजकता का माहौल बन सकता है और लोगों के द्वारा जो आपस में समझौता किया गया है वह खत्म हो सकता है। और लोग फिर क्या करेंगे? अगर राजा पावरफुल नहीं होगा तो लोग राजा को ही बदल देंगे, और राजा को बदलने का मतलब है सरकार को बदलना, और सरकार को बदलने का मतलब है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि थॉमस हॉब्स के द्वारा एक ही समझौते की बात करी गई है। तो राजा बदलेगा, सरकार बदलेगी, समाज बदलेगा, तो फिर से प्राकृतिक अवस्था में वापस चले जाएंगे। उन्होंने विद्रोह को अनुचित ठहराया। थॉमस हॉब्स ने कहा कि लोग विद्रोह नहीं कर सकते, यदि लोग विद्रोह करते हैं तो समाज फिर से अराजकता की ओर बढ़ जाएगा, यानी कि समाज भी खत्म हो जाएगा, राज्य भी खत्म हो जाएगा, सरकार भी खत्म हो जाएगी। इनके द्वारा किताब लिखी गई है। इनके द्वारा एक ऐसे पावरफुल राजा की बात करी गई है जो कि एक लेवियाथन होगा, लेवियाथन की तरह होगा। इनकी किताब ही लेवियाथन है। लेवियाथन एक समुद्री राक्षस के रूप में दर्शाया जो समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखता है। यह राज्य की असीमित सत्ता का प्रतीक है। तो इनके द्वारा जो राजा की बात करी जा रही है उसको इनके द्वारा लेवियाथन कहा गया। लेवियाथन एक इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी में मतलब होता है समुद्री राक्षस। समुद्र के अंदर रहने वाला राक्षस जिससे सारे डरते हैं और जिसके सारी बातें मानते हैं। तो इनके द्वारा कहा गया कि समाज के अंदर हमें एक राजा रूपी लेवियाथन लेके आना है। लेवियाथन का मतलब राजा लेके आना है, और इस राजा के पास वैसे ही असीमित शक्ति होगी, वैसे ही असीमित सत्ता होगी जिस प्रकार से समुद्र में उस राक्षस के पास होती है जो समुद्र के ऊपर रूल कर रहा होता है। तो दैट इज वाई इनकी किताब का नाम लेवियाथन था। थॉमस हॉब्स से पहले मैकाइवली बात कर चुके थे कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बारे में बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो मध्यम युग था, जिसको अंधकार का युग भी कहते हैं, जो कि लगभग 1000 साल तक यूरोप के अंदर चलता है। रोम में जो चर्च था वह वहाँ से आदेश निकालता था और उन सारे आदेशों को पूरे यूरोप में फॉलो किया जाता था। जब वहाँ का चर्च इतना पावरफुल था तो यूरोप के अंदर विभिन्न जगहों पे जो राजा रहते थे वो उतने पावरफुल नहीं थे, यानी कि राजाओं की शक्ति बहुत कम हो चुकी थी। 15वीं शताब्दी के आसपास आकर चर्च की शक्ति को चैलेंज किया जाता है और वहाँ पर पावरफुल राजा बनते हैं यूरोप के अंदर अलग अलग जगह पे, और वो कहते हैं कि जो रोम से जो ऑर्डर आ रहा है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम धर्म से अलग हैं। तो जब उनके द्वारा अपने आप को चर्च से अलग कर लिया गया, जैसे कि इंग्लैंड का राजा था, इंग्लैंड के राजा ने बोला कि मैं अब जो रोम से, इटली के रोम से जो आदेश आ रहा है मैं इसको मानने से मना करता हूँ, और मेरी जो भूमि है उसके अंदर मेरे ही आदेश चलेंगे। तो जब एक राजा के द्वारा ये बात कर दी गई, जैसे इंग्लैंड के राजा ने बोला कि मैं अब चर्च के रूल फॉलो नहीं करूंगा, फिर फ्रांस के राजा ने बोला कि मैं चर्च के रूल फॉलो नहीं करूंगा, तो इस तरीके से अलग अलग देश बन जाते हैं, और उसी को हम बोलते हैं कि एक राज्य के द्वारा अपने आप को धर्म से अलग रखा गया, यानी कि चर्च के रूल फॉलो ना कर कर राजा के जो रूल होंगे वह उस टेरिटरी के अंदर फॉलो किए जाएंगे, और उस टेरिटरी के अंदर जितने भी चर्च होंगे वह भी राजा के द्वारा बनाए गए कानूनों को ही फॉलो करेंगे। अब वहाँ अलग से कोई रोम के चर्च के रूल फॉलो नहीं करेंगे, जब वहाँ के लोग भी चर्च के रूल फॉलो ना कर कर राजा के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करेंगे। इसी को बोलते हैं धर्म और राजनीति का अलगाव, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। राजनीति और धर्म को अलग कर देना, और यहीं से शुरुआत होती है सेकुलरिज्म जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम धर्म निरपेक्षता कहते हैं। धर्म निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि जब राज्य अपने आप को धर्म से निरपेक्ष कर लेता है, धर्म से अलग कर लेता है। हॉब्स के द्वारा भी धर्म और राजनीति को अलग करने की वकालत की है। उनका मानना था कि धार्मिक हस्तक्षेप राजनीतिक सत्ता को कमजोर करता है। वह भी राजा को पावरफुल बनाने के ही पक्ष में थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब वह राजा को पावरफुल बनाने के पक्ष में थे तो इसका मतलब ये था कि अब जो रोम से जो रूल आते हैं उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, रोम के चर्च से जो आदेश आते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। थॉमस हॉब्स को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो, ये 3 विचारक हैं, इनके द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया गया है। और सबसे पहले सामाजिक समझौते की जो बात करी गई है वह थॉमस हॉब्स के द्वारा ही करी गई है। तो ये ब्रीफली मैंने कुछ पॉइंट्स इनके बारे में बताए हैं। हालांकि देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद द थॉमस हॉब्स।